नमस्कार मित्रों, मैं संजीव गोचर आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई सूचना और नई जानकारी के साथ। पिछले वीडियो में हमने देखा अधिगमकर्ता लर्नर में अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट कर लें। एज इट इज़ जैसा मैंने चित्र बनाया है, ये NCERT के अनुसार अधिगम के 3 प्रभाव क्षेत्र हैं। अधिगम के 3 प्रभाव क्षेत्र हैं। 3 प्रभाव क्षेत्र हैं, ठीक है। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम इस पूरी वीडियो सीरीज में नेट एग्ज़ाम के पेपर फर्स्ट का संपूर्ण सिलेबस करवाने वाले हैं। नेट एग्ज़ाम के अब फर्स्ट पेपर में 10 टॉपिक इसमें हैं, और प्रत्येक टॉपिक में से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस तरह से 50 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। सारे हम क्वेश्चन टॉपिक के अनुसार आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। इसका पेड कोर्स भी हमने लॉन्च किया है, जिसमें अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 500 रुपये नॉमिनल फ़ीस रखी गई है, जिसमें हम जो ये आपको पढ़ा रहे हैं इन सब की प्रिंटेड नोट्स PDF के रूप में आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे, और आप पेमेंट कर सकते हैं इन नंबर्स पर गूगल पे या फ़ोन पे के माध्यम से। और जो लोग फ्री कोर्स ज्वाइन कर रखा है, जिन्होंने जो ऑनलाइन फ्री देख रहे हैं, वो उन्हें स्वयं के नोट्स स्वयं बनाने हैं वीडियो के साथ चलते हुए। इसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जो पेड कोर्स के लिए, जिसमें ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप बनेगा, जिसमें आपको इस PDF से संबंधित, इस सिलेबस से संबंधित कोई भी परेशानी आती है किसी कंटेंट में, तो आप हमें डायरेक्ट पूछ सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे बना लीजिए। NCERT के अनुसार अधिगम के 3 प्रभाव क्षेत्र हैं: भावात्मक, संज्ञानात्मक और मनोप्रेरक। भावात्मक क्षेत्र का विकास करने के लिए चरित्र निरूपण, संरचना मतलब कैरेक्टराइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, वैल्यूइंग सम्मान देना बालक को पर्याप्त, अनुक्रिया देना रेस्पॉन्डिंग, उसकी जो भी एक्टिविटी है उनको रेस्पॉन्ड करना, और स्वीकारना, जो वो चीज़ें बताता है उनको उचित होने पर उचित करेक्शन के माध्यम से स्वीकारना। तो उपरोक्त आरेख में बालक को अधिगमित बनाकर, उसको सिखा करके उसके अनुसार उसके व्यवहार, सोच एवं क्रिया में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया इसमें दिखाई गई है। बालक या अधिगमकर्ता जो सीखने वाला होता है, उसमें संज्ञानात्मक बदलाव लाने के लिए, ये संज्ञानात्मक बदलाव लाने के लिए ज्ञान के द्वारा उसकी अवबोध या उसकी सूझबूझ को विकसित किया जाता है। वह अपनी क्रियाओं, व्यवहार में क्रियाओं का विश्लेषण करने, संश्लेषण करने, वह अपनी क्रियाओं का विश्लेषण करने, उन्हें संश्लेषण द्वारा सार्थक बनाने और अच्छे बुरे का मूल्यांकन से उसके व्यवहार में, संज्ञानात्मक व्यवहार में परिवर्तन आता है। दोबारा सुनिए, बालक या अधिगमकर्ता में संज्ञानात्मक बदलाव लाने के लिए ज्ञान के द्वारा उसकी समझबूझ विकसित की जाती है, अवबोध उसका विकसित किया जाता है। वह अपनी क्रियाओं का विश्लेषण करने, उन्हें संश्लेषण द्वारा सार्थक बनाने और अच्छे बुरे के मूल्यांकन से संज्ञान व्यवहार में परिवर्तन लाता है। उसमें भावात्मक परिवर्तन आता है जब वह सहानुभूति एवं सहृदय बनकर प्रस्तुति करता है और चरित्र को संतुलित बनाकर वस्तु स्थिति का सामना करने योग्य मानसिक विकास करता है। उसे अभिप्रेरित कर शिक्षक समस्याओं को स्पष्ट रूप से व प्रभावी ढंग से संपन्न व हल करने के कौशल विकसित करता है। यह परिवर्तन छात्र में अधिगम प्रक्रिया द्वारा विकसित
होता है। तो इस तरह से आप ये एक एक पॉइंट ध्यान रखिए कि एनसीईआरटी के अनुसार अधिगम के 3 प्रभाव क्षेत्र हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरक। एनसीईआरटी के अनुसार छात्र के व्यवहार में परिवर्तन के 3 क्षेत्र हैं, भावात्मक, संज्ञानात्मक और मनोप्रेरक। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार शिक्षण या शिक्षा प्रदान करने के लिए छात्र के इन 3 पक्षों में परिवर्तन किया जाता है, इन 3 पक्षों के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। भावात्मक पक्ष से संबंधित है चरित्र निरूपण, संरचना, सम्मान देना, अनुक्रिया और स्वीकारना। मनोप्रेरक से पक्ष से संबंधित है चालक या प्रेरक बनाना, संबंध बनाना, पहल करना, परिचालन, सुस्पष्टता, स्पष्ट उच्चारण और स्वाभाविक बनाना। उसके अलावा संज्ञानात्मक पक्ष में परिवर्तन से संबंधित है ज्ञान, अवबोध, व्यवहार में प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। अब हम देखते हैं शिक्षक की विशेषताएं। शिक्षक अध्येता या छात्र की विशेषताएं हमने देख ली थी कि विशेषताएं। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार एक शिक्षक वास्तव में तभी शिक्षण कर सकता है जब वह स्वयं अध्ययनशील रहता है। तो इसके अनुसार तो शिक्षक की एक विशेषता टैगोर ने क्या बताई, अध्ययनशील रहना। एक शिक्षक वास्तव में तभी शिक्षण कर सकता है जब वह स्वयं अध्ययनशील रहता है। एक जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को प्रज्वलित कर सकता है। यदि एक शिक्षक ने अपने विषय अध्ययन को समाप्त कर दिया और अपने ज्ञान का आदान प्रदान भी नहीं करता, तब वह अपने छात्रों में जागृति नहीं ला सकता है। वह छात्रों के मस्तिष्क को बोझिल कर देता है। ये शब्द हैं शिक्षक के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर के। उसके अलावा जॉन लैटिन ने भी शिक्षक को संबोधित किया है। जॉन लैटिन कहते हैं, जॉन का अर्थ, शिक्षक को जॉन लैटिन से भी संबोधित किया जाता है। शिक्षक को मतलब शिक्षक को जॉन लैटिन कहा जाता है। शिक्षक को जॉन लैटिन से भी संबोधित किया जाता है। जॉन लैटिन से कैसे? जॉन का अर्थ है छात्र और लैटिन का अर्थ होता है विषय। ठीक है, तो शिक्षक को जॉन लैटिन से भी संबोधित किया जाता है। जॉन का अर्थ है छात्र और लैटिन का अर्थ है विषय। इस प्रकार शिक्षक को अपने विषय तथा छात्रों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए एक शिक्षक को, इसलिए उसको जॉन लैटिन कहा जाता है। तभी वह प्रभावशाली या आदर्श शिक्षक बन सकता है। शिक्षक शब्द बना है शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। तो एक शिक्षक स्वयं भी सीखता रहता है और छात्रों को भी सिखाता है। शिक्षक को दार्शनिक की भी संज्ञा दी जाती है। जॉन लैटिन भी कहा जाता है और दार्शनिक भी कहा जाता है और प्रबंधक भी कहा जाता है। ओकशॉट एक शिक्षाविद हुए हैं, ओकशॉट ने शिक्षक की 4 क्रियाओं का उल्लेख किया है। इन्होंने 4 क्रियाएं बताई है। ओकशॉट ने 4 क्रियाओं का उल्लेख किया है। पहला है छात्रों को सूचनाओं का संप्रेषण। उसके अलावा विषय संबंधी सूचनाओं का संप्रेषण। ठीक है, ये 2 काम। तीसरा बताया है, तीसरी क्रिया सूचनाओं का ज्ञान होना। ओकशॉट ने सूचनाओं का ज्ञान होना। और चौथा जो क्रिया बताई है, विशिष्ट पाठ्य वस्तु के लिए अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का उपयोग करना। अगर कोई विशेष
विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु पढ़ानी है तो विशिष्ट पाठ्य वस्तु के लिए अनुदेशनात्मक, मतलब कंप्यूटर वगैरह का अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का प्रयोग करना, चार्ट का, कंप्यूटर का, इनका अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का प्रयोग करना, ये ऑक्सफोर्ड ने शिक्षक की 4 क्रियाएं बताई है। उसके बाद बात करें तो आई के डेवीज ने शिक्षण प्रत्यय को 4 सोपानों में व्यक्त किया है। शिक्षण प्रत्यय को 4 सोपानों, शिक्षण प्रत्यय को 4 सोपानों में व्यक्त किया है। अब वो कौन कौन से सोपान हैं आई के डेवीज के अनुसार? इन्होंने शिक्षक को एक प्रबंधक की संज्ञा दी है। प्रबंधक, आई के डेवीज ने इन्हें प्रबंधक की संज्ञा दी है। और शिक्षण 4 सोपानों वाली क्रिया है। ये 4 सोपान इन्होंने कौन कौन से बताए हैं? नियोजन, मतलब शिक्षक जो है नियोजन भी करता है। उसके बाद व्यवस्था, अनुसरण और नियंत्रण। इस तरह से आई के डेवीज ने शिक्षण के 4 प्रत्यय बताए हैं और शिक्षक को प्रबंधक की संज्ञा दी है। ठीक है। आधुनिक काल में शिक्षण से तात्पर्य शिक्षक छात्र के मध्य अंतः क्रिया से लिया जाता है। शिक्षक और छात्र, इन दोनों के मध्य अंतः क्रिया, ये आज के समय में शिक्षण को माना जाता है, आधुनिक समय में। फ्लैंडर्स कहते हैं कि शिक्षण एक सामाजिक क्रिया है जो शिक्षक व छात्रों के मध्य अंतः क्रिया से उत्पन्न होती है। शिक्षण को फ्लैंडर्स ने सामाजिक क्रिया बताया है और ये उत्पन्न कैसे होती है? शिक्षक व छात्रों के मध्य अंतः क्रिया से संपन्न होती है शिक्षण। तो शिक्षण प्रक्रिया में फ्लैंडर्स कहते हैं शिक्षण प्रक्रिया में एक ओर छात्र सीखने वाला है तो दूसरी ओर शिक्षक सिखाने वाला है। आगे बात करें तो शैक्षणिक प्रक्रिया के प्रमुख संचालक के रूप में शिक्षक का स्थान केंद्रीय है। तो शिक्षण क्रिया का संचालक, ठीक है, शिक्षण का केंद्रीय संचालक, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। वह न केवल शब्दों द्वारा ही वरन अपनी रुचि, अरुचि, आचार विचार, रहन सहन तथा अन्य मानकीय तत्वों द्वारा छात्रों पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों पर प्रभाव डालने वाला शिक्षक के समान कोई दूसरा तत्व नहीं है जो छात्र पर प्रभाव डाल सके। मतलब इसका एक गुण और हो गया, छात्र पर प्रभाव डालने वाला। ठीक है। उसके बाद अगर इसकी विशेषताओं की और आगे बात करें तो बिडाल के अनुसार शिक्षक की एक या अधिक योग्यताएं जो वांछित शैक्षिक प्रभावों को उत्पन्न करती है शिक्षक की क्षमता कहलाती है। बिडाल कहते हैं, दोबारा सुनिए, शिक्षक की एक या अधिक योग्यताएं जो वांछित शैक्षिक प्रभावों को उत्पन्न करती है, जो वो चाहता है शिक्षक, वो योग्यताएं शिक्षक की क्षमता कहलाती है। अब इसकी विशेषताओं की बात करें तो पहले है ज्ञानात्मक विशेषताएं। ज्ञानात्मक विशेषताएं कौन कौन सी हैं? उच्च शैक्षिक निष्पत्ति वाला होना चाहिए, उच्च शैक्षिक निष्पत्ति वाला होना चाहिए, हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, ये ज्ञानात्मक विशेषताएं हैं। शिक्षक का अपने छात्रों के संबंध में परिचित होना या छात्रों को जानना चाहिए, विषय का ज्ञान होना चाहिए, विषय वस्तु की अच्छी तैयारी होनी चाहिए और विषय वस्तु का प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण
होना चाहिए। छात्रों को जानना, विषय का ज्ञान, ये ज्ञानात्मक विशेषताएं हैं। विषय वस्तु की अच्छी तैयारी होनी चाहिए और बहुत प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण होना चाहिए एक शिक्षक का। ये इसकी हो गई ज्ञानात्मक विशेषताएं। ज्ञानात्मक विशेषताओं के बारे में ऑलिव तथा हैम्पटन, ऑलिव तथा हैम्पटन कहते हैं, ऑलिव तथा हैम्पटन विषय के ज्ञान के साथ शिक्षक की सिखाने की प्रक्रिया, आधारभूत सिद्धांतों, शिक्षण प्रविधियों आदि का पर्याप्त ज्ञान तथा कक्षा को अनुशासित रखने में कुशलता को भी अनिवार्य मानते हैं। ऑलिव तथा हैम्पटन शिक्षक की विशेषताओं के बारे में बोलते हैं। आप ध्यान रखिएगा, कई बार कथन पूछ लेते हैं कि कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो ऑलिव तथा हैम्पटन के द्वारा कहा गया है शिक्षक की विशेषताओं के बारे में कि ऑलिव तथा हैम्पटन विषय के ज्ञान के साथ साथ शिक्षक की सिखाने की प्रक्रिया, आधारभूत सिद्धांतों, शिक्षण प्रविधियों आदि का पर्याप्त ज्ञान तथा कक्षा को अनुशासित रखने में कुशलता को भी अनिवार्य मानते हैं। शिक्षक की शेष विशेषताएं अगले वीडियो में। धन्यवाद।